हाँ, प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर एस.के. नापित, हिंदी विभाग। आज आपको हम हिंदी विषय में बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बिहारी के बारे में बताने से पहले मैं आपको रीतिकाल के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। रीतिकाल, रीतिकालीन से तात्पर्य जैसे नाम में ही विदित है, रीति अर्थात परंपरा, परिपाटी। रीतिकाल के समय समकालीन कवियों में जो परंपरा चली आ रही थी, संस्कृत कवियों की परंपरा, संस्कृत काव्य में जिस तरह की रचनाएं की जा रही थी, संस्कृत के जिस तरह का साहित्य सृजन किया जा रहा था और उनमें जो पैटर्न था, लक्षण ग्रंथ लिखना, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, अलंकार वर्णन, सौंदर्य वर्णन, इस तरह कई तरह की परंपराएं जो प्रचलित थी, उनको हिंदी कवियों ने भी उसी के अनुरूप ग्रहण कर लिया। और इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय के कवियों को रीतिकालीन कवि के नाम दिया है। रीतिकालीन काव्यधारा को कुछ लोग साहित्य प्रेमी हैं, वे अलंकार काल के नाम से भी जानते हैं। इसको श्रृंगार काल भी कहा है लोगों ने। जिस तरह की परंपरा उस समय प्रचलित थी, उसी के अनुरूप इसका नामकरण किया गया था। प्रायः रीतिकाल का नाम है वो सभी के द्वारा स्वीकार योग्य है, इसलिए इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के समय जो रीतिकाव्य परंपरा थी, जैसा कि अभी बताया आपको मैंने, लक्षण ग्रंथ लिखना, नायिका भेद, ऋतु वर्णन वगैरह वगैरह। इसी तरह स्वच्छंद काव्य प्रेम भी एक परंपरा उस समय प्रचलित थी। ऐतिहासिक काव्य भी उस समय लिखे जाते रहे हैं। जो इतिहास के बारे में उस समय के जो राजा महाराजा काव्य प्रेमी जो थे ऐतिहासिक, उनके बारे में भी इसमें आपको उनसे संबंधित काव्य देखने को मिलता है, रचनाएं देखने को मिलती है। तो पौराणिक काव्यों पर भी लोगों ने अपनी लेखनी चलाई है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी लोगों ने तत्कालीन सामाजिक परंपराओं का वर्णन किया है, सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। प्रेम कथाओं के माध्यम से भी तत्कालीन लेखकों ने अपनी बात आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और काव्य के क्षेत्र में मुक्तक काव्य ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। महाकाव्य आदि की रचना भी हुई है, लेकिन मुक्तक कविताओं की ज़्यादा रचनाएं देखने को मिलती हैं। रीतिकाल में सामान्य तौर पर संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीतिकाल की काव्यधारा को प्राय 3 भागों में बांट करके देखा जाता है। रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा से तात्पर्य जो तत्कालीन समय में जो रीति चल रही थी, जो परंपराएं थी, उनसे जो बंधकर लेखक चले, उन नियमों में बंधकर जिन्होंने काव्य सर्जना की, काव्य रचना की, उस काव्य रचना को रीतिबद्ध काव्य रचना के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा में जो कवि हैं, केशव है, चिंतामणि, देव, पद्माकर, भूषण, मतिराम, भिखारीदास, कृपाराम, रसिक, गोविंद आदि कवियों को गिना जाता है। दूसरी जो काव्यधारा रही है वो काव्यधारा है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा से तात्पर्य जिन्होंने रीति से हट करके, उससे बंध करके काव्य सर्जना नहीं की, बल्कि रीति से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया। जो मन में आया, जिस तरह का भी भाव मन में आया या तत्कालीन समय में जिस तरह की भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उससे संबंधित जो काव्य रचना
लेखकों ने लिखी उसमें उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वे कोई लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं या कोई ऐतिहासिक काव्य लिख रहे हैं या सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं या भक्तिकालीन कविता लिख रहे हैं या कोई नक्षिक या सौंदर्य वर्णन या ऋतु वर्णन, इस तरह की उद्देश्य उनके मन में नहीं रहा। उन्होंने स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन किया। इस कारण इसे रीति मुक्त काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो कवि गिने जाते हैं वे हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। इन कवियों को इसके अंतर्गत गिना जाता है। इनकी रचनाएं किसी तरह, इनका उद्देश्य इनकी रचनाओं में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं या ये बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि छंद कैसा होता है, दोहा कैसा होता है, सोरठा कैसा होता है, चौपाई कैसी होती है या छंद किस प्रकार का होता है, उनके क्या लक्षण हैं, क्या भेद है। इस तरह इन्होंने इस बात पर कोई जोर नहीं दिया। इस कारण इन लेखकों को रीति मुक्त लेखक या रीति मुक्त काव्यधारा के लेखकों के नाम से जाना जाता है। एक तीसरा वर्ग जो देखने को मिलता है वह है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध काव्यधारा में मात्र एक ही कवि हैं और वो जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं या आज चर्चा करेंगे वो है बिहारी। बिहारी को रीति सिद्ध कवि इसलिए माना जाता है कि बिहारी ने जो काव्य सर्जना की उस काव्य सर्जना में उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि वे लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं या नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, ऋतु वर्णन इन पर केंद्रित होकर अपनी रचना कर रहे हैं, ऐसा उनका बिल्कुल भी प्रयास नहीं रहा। बल्कि स्वच्छंद होकर उन्होंने काव्य रचना की है। एकमात्र उनकी बिहारी सतसई के नाम से एक कृति उपलब्ध है और उसमें 719 दोहे हैं। तो उनमें कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया हो कि वे लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, बल्कि सहज भाव से ही उनके काव्य में, उनके दोहों में ये चीज़ें समाहित हो जाती हैं। सहज भाव से ही ये सब देखने को मिलता है। नायिका वर्णन भी देखने को मिलता है, सौंदर्य वर्णन भी देखने को मिलता है, ऋतु वर्णन भी देखने को मिलता है, प्रकृति का 12 मासा वर्णन भी देखने को मिलता है, तो नायिका का नक्षिक वर्णन भी देखने को मिलता है, नायिका भेद भी देखने को मिल जाते हैं। सब जो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों ने जो लक्षण केंद्र में रख करके जो काव्य रचना की थी वे सारे लक्षण इनके काव्य में सहज रूप में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए बिहारी को रस सिद्ध कवि या रीति सिद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो रीतिकालीन काव्यधारा है वो 3 भागों में बांट कर देखी जाती है। आपने पहले भी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा है, उसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी। रीतिकाल का जो वर्ण विषय रहा है उस समय का, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीति क्या है रीतिकाल के बारे में, तो उसी में तो मुख्य रूप से संस्कृत की जो परंपराएं थी उसमें रस, गुण दोष, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन ये सब चीज़ें उस समय के वर्ण विषय रहे हैं और इन्हीं विषयों पर लेखकों ने रचनाएं की थी। इनके लक्षण निरूपण करना, काव्यांगों का शास्त्रीय परिचय, शास्त्रीय निरूपण करना, ये सब इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है जो रीति काल की आपके सामने मैंने रखी है। अब हम बिहारी के बारे में चर्चा करते हैं। बिहारी जैसा कि आपको बताया रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1652 ईस्वी संवत में हुआ और मृत्यु 1721 में हुई थी। रीतिकालीन काव्य धारा के एकमात्र ये कवि हैं और इन कवि का उद्देश्य लक्षण ग्रंथ लिखना बिल्कुल भी नहीं रहा है, रीति निर्माण ग्रंथों की रचना कतई नहीं रहा है, अपितु स्वाभाविक रूप से उनके काव्य में रीति परंपरा या रीति परंपरा से संबंधित विषय से संबंधित रचनाएं इनके काव्य में देखने को मिल जाती है। इसी कारण इनको रससिद्ध कवि कहा जाता है। बिहारी का काव्य के बारे में एक बात और प्रचलित है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है।
बिहारी ने गागर में सागर, इससे तात्पर्य है कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें एक संक्षिप्त रूप से छोटी छोटी युक्तियों के माध्यम से हिंदी काव्य परंपरा में, हिंदी छंदों में सबसे छोटा छंद माना जाता है दोहा छंद और सोरठा छंद, जिसमें 4 चरण होते हैं, सबसे छोटा छंद माना जाता है। तो उस एक दोहे के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उसमें इन्हें महारत हासिल है। इसी कारण बाद के लेखकों ने ये कहा है कि बिहारी ने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में गागर में सागर भर दिया। गागर से तात्पर्य इनके छोटे छोटे दोहों में ही इन्होंने सागर से तात्पर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी विषय वस्तु है वो इनके दोहों में देखने को हमें मिलती है। सबसे छोटा छंद दोहा बड़ी बड़ी घटनाएं और कथ्य को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। बिहारी वैसे तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में, और ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन इनका बाल्यकाल था, बचपन था, वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। इनके पिता बुंदेलखंड में चले गए थे और वहाँ के जो राजा थे केशव राय, उनके सानिध्य में उन्होंने वहाँ पर जो राजकीय ब्राह्मण होते हैं, या क्या कहें उनको, राजा के आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण, ज्योतिष वगैरह, तो वो रहे, उनके आश्रय में भी रहे थे। तो बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ था। बाद में ये बाल्यकाल के बाद में ये बुंदेलखंड को छोड़कर, इनके पिताजी ने भी बुंदेलखंड छोड़ दिया था और वहाँ से ये मथुरा में आकर बस गए थे। मथुरा में आकर ये रहने लगे थे तो वहाँ पर एक केशव राय नाम के व्यक्ति थे, उन्हें इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया बिहारी ने। तो बिहारी के गुरु केशव राय हैं, इन्होंने जिसका वर्णन अपने दोहों में भी स्पष्ट किया है। इनके पिताजी का नाम भी केशव रहा है और गुरु भी केशव राय रहे हैं, तो इनके दोहों में इन दोनों का ही वर्णन देखने को मिलता है। तो मथुरा में बाल्यकाल में आके इन्होंने अपना, बाल्यकाल के बाद आकर के इन्होंने अपना निवास बना लिया और उसके बाद में ये ब्रज क्षेत्र में ही निवास करते रहे। कुछ समय बाद मथुरा में रहने के कारण इनके आराध्य देव श्री कृष्ण रह गए, क्योंकि ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण का के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इस कारण इनका जो लगाव था या इनका वर्ण विषय था वो श्री कृष्ण से संबंधित ज़्यादा रहा, भक्ति से संबंधित ज़्यादा रहा, और उनसे श्री कृष्ण इनके आराध्य देव और गुरु रहे हैं। मथुरा में नरहरि नाम के व्यक्ति को इन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके सानिध्य में इन्होंने निवास किया था। बाद में कुछ समय बाद वहाँ से, मथुरा से भी ये पलायन कर गए और राजस्थान की राजधानी जो आज जयपुर है, तत्कालीन महाराजा जयसिंह द्वितीय का शासन जयपुर के आमेर में शासन था, तो उनके दरबारी कवि के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया और वहाँ रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इनको काव्य रचना करने पर, प्रत्येक दोहा लिखने पर एक सोने की मोहर, एक स्वर्ण मुद्रा इनको उपहार स्वरूप प्रदान किया करते थे, और उस लोभ में या उस लालच में ये लगे रहते थे साहित्य सर्जना में। साहित्य सृजन करना इनका उद्देश्य तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती तो वो भी आजीविका का एक साधन था। इस कारण राजा को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये इन्होंने दोहा शैली अपनाई और दोहा शैली में अपनी काव्य सृजना प्रारंभ रखी। जयपुर से पहले, महाराजा जयसिंह के दरबार में आने से पहले बिहारी, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि उसके पहले महाराजा जोधपुर के भी ये दरबारी कवि रहे कुछ समय के लिए, और वहाँ से भी इन्होंने
जो आजीविका हेतु वृत्ति प्राप्त की थी। कुछ समय उनके वहाँ भी रहे थे और कुछ समय ये आगरा में भी रहे थे, जहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पास भी इन्होंने आगरा में कुछ समय व्यतीत किया था। लेकिन अंत में इन्होंने जयपुर में ही अधिकांश समय जयपुर में ही बिताया था और जयपुर में ही स्थायी रूप से अपना निवास कर लिया था और वहाँ पर ही काव्य सर्जना की और राजा के आश्रय प्राप्त किए। बिहारी की पत्नी भी ऐसा कहा जाता है कि कुशल कवयित्री थी। हालांकि साहित्य में उनके ज़्यादा कुछ रचनाएं प्राप्त नहीं होती है, मात्र उल्लेख ही मिलता है कि इनकी पत्नी भी एक कुशल कवयित्री रही है। बिहारी द्वारा रचित एकमात्र बिहारी सतसई है, जिसके कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में हैं। कुछ दोहे सड़क के मुख्य दोहे जिनके माध्यम से आपको बिहारी को समझने का मौका मिलेगा, तो वो आपके पाठ्यक्रम में है, उन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहारी सतसई के अंदर 719 विभिन्न प्रकार के दोहे हैं। प्राचीन काल में और मध्यकाल में या कहीं रीतिकाल में सतसई लिखने की परंपरा हुआ करती थी। सभी लोग सतसई लिखते थे। सतसई से तात्पर्य सतसई अर्थात 700। जो भी लेखक कोई रचना करता है, रचना लिखता है, तो उसमें 700 पद, 700 छंद, 700 दोहे या 700 कवित्व, 700 की संख्या एक सामान्य प्रचलन में थी। इस कारण एक परंपरा चल पड़ी थी उस समय के लेखकों की, जिन्होंने 700 कवित्व की रचना की और इसी परंपरा के कारण इन कृतियों को सतसई परंपरा कहा जाता है, सतसई कहा जाने लगा। तो इन्होंने भी जो दोहे लिखे थे उनकी गणना भी उस सतसई परंपरा में मानी जाती है, क्योंकि उसमें 719 दोहे हैं। इस कारण से बिहारी सतसई संस्कृत और प्राकृत की, जैसा कि अभी बताया मैंने, सतसई परंपरा से प्रभावित काव्य है, उसे प्रभावित होकर ही लिखी है। बिहारी का काव्य में भक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, मथुरा में ये रहे थे तो श्री कृष्ण की भक्ति का इनके ऊपर प्रभाव रहा था और उस श्री कृष्ण की भक्ति ने इनके मन में अपना स्थान बना लिया था। तो भक्ति के दोहे इन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। भक्ति के साथ साथ चूँकि राजा के आश्रय में जयपुर में आकर रहे हैं और चूँकि कवि है और कवि स्वभाव होता है समाज में घुल मिल कर के रहना, उठना बैठना, तो ये प्रातःकालीन उस ज़माने के अनुसार कहा जाता है शौच के लिए शहर से, कस्बे से बाहर जंगलों में चले जाना और जंगलों से शौच से निवृत्त होकर के, और जो पनघट होता है, कुआं, बावड़ी अथवा जहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं, स्नान आदि करते हैं और वापस अपने घरों पर चले जाते हैं। आज की तरह नल या हैंडपम्प इस तरह की व्यवस्था तो उस ज़माने में थी नहीं। नलों के माध्यम से घरों पर तो पानी पहुँचाया नहीं जाता था। उस समय तो पानी मटकों से या विभिन्न प्रकार के साधनों से, कुएं से लेकर गागर में भर कर के, मटकों में भर कर के, और पनिहारी ने औरतें लेकर आती थी और घर में रखती थी। आदमी कुएं पर स्वयं जा कर के पानी निकाल कर रस्सी बाल्टी से और वहीं स्नान किया करते थे, या कहीं जोहड़ के माध्यम से, जोहड़ भी आप जानते नहीं होंगे, जो बैलों के माध्यम से पानी को निकाला जाता था, रस्सी और बैल के और एक चमड़े के उपकरण के माध्यम से, जिसे चड़स कहा जाता है। तो इस तरह से पानी निकाला जाता है। वहाँ पर कृषि में भी दिया जाता है उसके माध्यम से पानी। खैर वो बात अलग है। कुल मिलाकर कि पानी, घरों में जो पानी का उपयोग किया जाता है खाने पीने में, वो महिलाएं लेकर आती थी पानी को। आज भी पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने का मिलेगा कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो वहाँ पर नदियों से या बेवरियाँ या जहाँ भी पानी के स्रोत हैं, वहाँ से लोग दूर दूर से पानी को लेकर के घरों में आते हैं। जो पुरुष वर्ग है वो उन कुओं पर जा कर के स्नान आदि वहीं कर लेते हैं, और वे भी जब लौट कर आते हैं तो बाल्टी भर के अपने साथ में पानी ले आते हैं, ताकि घर पर और किसी काम में वो पानी काम आ सके। अर्थात पानी के प्रति मितव्ययी स्वभाव उस ज़माने के लोगों में देखने को मिलता है। तो बिहारी
जब शौच आदि के लिए जंगल में जाते थे तो लौटते वक्त जहाँ पर सारे ग्रामवासी या अधिकांश लोग पानी भरने आते थे वहाँ कुएँ पर कुछ समय बैठ जाते थे, मंजन करते थे। मंजन से तात्पर्य आज की तरह टूथब्रश वगैरह पेस्ट तो थे नहीं, नीम या अन्य पेड़ पौधों की टहनी लेकर और दातुन किया करते थे। तो कई देर तक वे दातुन करते रहते थे। वहाँ बैठे हुए लोगों की और वहाँ स्त्रियों की जो आपसी बातें होती थी उन बातों को वे सुना करते थे और कई बार उन बातों में वे अपना सहयोग भी देने लग जाते थे। तो उनकी बातों से ही प्रेरित होकर के और उन महिलाओं के हाव भाव, उनके देखने का ढंग, बात करने का ढंग, उनके शरीर की बनावट, इस तरह कई चीज़ें उनके मन में उनके प्रति आसक्ति, प्रेम इनने जन्म लिया और उनके ऊपर इन्होंने लिखना प्राप्त किया। जो महिलाएं, पुरुष कई बार घर गृहस्थी की भी बात करते हैं, तो घरों की समस्याओं को भी वहाँ उठाते हैं, उनके बारे में भी बातें होती है, तो वे चीज़ भी उनके जहन में, उनके दिमाग में रही होंगी। इसी कारण उन्होंने नीति से संबंधित भी दोहे लिखे हैं। नीति क्या कहती है, नीति कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श समाज की स्थापना किस तरह की जा सकती है, तो इनके काव्य में नीति से संबंधित दोहे भी आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात जो है मुख्य है वो उसमें आपको देखने को मिलती है श्रृंगार। रीतिकाल की जो परंपरा रही है, श्रृंगारिकता, छंद, अलंकारिकता, छंद और अलंकार इनके माध्यम से प्रकट करना, तो इनके काव्य में जैसा कि सभी लेखकों का स्वभाव होता है, इनके काव्य में विभिन्न प्रकार के रस, अलंकार, उपमान, उपमेय वगैरह सब इनमें सहज भाव से ही देखने को मिल जाते हैं और इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से उनमें ये श्रृंगारिकता देखने को मिलती है कि उनका नमूना बेजोड़ है। एक छोटे से दोहा शैली के माध्यम से इन्होंने जो प्रकट किया है वो आपको देखने को मिलेगा। बिहारी के काव्य में आपको विभिन्न विषय जो देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इन्हें सभी प्रकार के विषयों की गहरी समझ है, बड़े गूढ़ चिंतन किया है इन्होंने सभी प्रकार के विषयों का, विभिन्न प्रकार के प्रसंग, विभिन्न प्रकार की भावनाएं, उनका इन्होंने ऐसा चयन किया है कि उनसे रस उत्पन्न होना, रस निष्पत्ति होना, आनंद प्राप्त करना, ये स्वाभाविक रूप से ही हो गया है जो इनके काव्य में हमको देखने को मिलता है। इनकी भाषा शैली, भाषा के रूप में इन्होंने ब्रज भाषा को प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा में इन्होंने साहित्य रचना की है और ब्रज भाषा के बारे में कहा जाता है माधुर्यता लिए हुए है, अच्छी भाषा है, मिठास है भाषा में, सहज रूप से ग्राह्य भाषा है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन किया है और ब्रज भाषा में मार्मिकता भी देखने को मिलती है जो इनके काव्य में आपको देखने को मिलती है। कवि की कल्पना, कवि में जो कल्पना की समान शक्ति है, काल्पनिक रूप से जैसे कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि कल्पना के माध्यम से जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, कवि की सोच वहाँ तक पहुँच जाती है। अर्थात अंतरंग की गहराइयों तक, मानव मन के अंदर तक झांकने की क्षमता कवियों में होती है और बिहारी में वह शक्ति, वह कल्पना की समार शक्ति, कल्पना को समान रूप से ग्रहण करने की शक्ति, समाने की, उसमें समा जाने की शक्ति बिहारी में देखने को मिलती है। वो इनके काव्य में देखने को आपको मिलती है। इनकी भाषा, सामासिक शैली देखने को मिल जाएगी आपको जब हम दोहों के बारे में, इनके दोहे के बारे में आपको विस्तार से कुछ बताएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। तो और इनके काव्य में इनकी भाषा में कोमलता है, सरलता है, प्रभावात्मकता है कि सहज रूप से एक बार जब हम इनके दोहों को पढ़ने लग जाते हैं तो हमारा मन करता है कि सारे साहित्य को एक बार में ही पढ़ डालें। हमारी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है कि लेखक ने और क्या कहा है और आगे क्या है इनमें। इतने विषयों की विविधता और इतने रसिक, इतने प्रभावी दोहे हैं कि एक बार में ही सभी को ग्रहण करने की आकांक्षा जागृत होती है।
इनके दोहों में जो नाद सौंदर्य और शब्द योजनाएँ बड़ी बेजोड़ देखने को मिलती है। श्रृंगार की प्रधानता इनके साहित्य में है ही। और प्रकृति में इन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया कि जिस तरह से रीतिकालीन कवियों ने, रीतिबद्ध कवियों ने रीति परंपरा का निर्वाह किया था, तो इनके काव्य में रीति परंपरा सहज और स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाती है। प्रकृति का 12 मासा वर्णन हो, चाहे प्रकृति का षड ऋतु वर्णन हो, वो स्वाभाविक रूप से ही इनके साहित्य में, इनके दोहों में आपको देखने को मिलेगा। ये बात अवश्य है कि ये जो 12 मासा वर्णन, षड ऋतु वर्णन जो इनके काव्य में आया है, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। क्योंकि मुक्त काव्य लिखा है, जो दोहे लिखे हैं, तो हर एक मौसम का किसी दोहे में कहाँ आ गया है, किसी दोहे में दूसरे मौसम का या दूसरे माह का चित्रण देखने को मिला है, तो एक क्रमबद्धता उनमें अवश्य नहीं मिलेगी। बाकी आपको पूरे इनके साहित्य में प्रकृति का पूरा सौंदर्य वर्णन और प्रकृति का ये 12 मासा वर्णन नक्श देखने को मिलेगा। नायिका सौंदर्य और नायिका के रस भेद, नायिका भेद, नायिका के नक्शिक वर्णन, ये सब आपको इनके दोहों में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। छंद और अलंकारों का प्रयोग, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में देखने को आपको सहज और स्वाभाविक रूप से ही देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आप जब बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे तो आपको आनंद आएगा और उसमें आप ये सब चीज़ें जो मुख्य रूप से मैंने बिहारी के बारे में बताई है, ये आपको उनमें देखने को मिलेंगी। तो आज इस वीडियो में आपको इतना ही। अगली वीडियो में हम बिहारी के दोहों के माध्यम से उनके साहित्य का वर्णन और उनके व्यक्तित्व का वर्णन उनके साहित्य के माध्यम से, उनके दोहों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आज बिहारी के बारे में, आपको बिहारी के जीवन वृत्ति के बारे में और बिहारी के काव्य में क्या क्या मुख्य बातें हैं, उन चीज़ों को समझने में इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी। आज इतना ही। ठीक है।